नमस्कार। चलिए तो हम बात करते थे, ये हमारा लेसन अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अब सुनीता विलियम्स के बारे में तो मैंने बताया था कि सुनीता विलियम्स मूलतः अमेरिकन नागरिक है। उसका मूल यहाँ जुड़ा हुआ है क्योंकि दीपक भाई पंड्या का जन्म यहाँ जुलासन नाम के गांव में हुआ था। तो वे गुजराती थे, लेकिन आज तो वे भी अमेरिकन नागरिक हैं। सुनीता का पूरा परिवार अमेरिकन है, भारतीय नहीं है, क्योंकि उनकी माता जो है बुशबाई बोनी वो युगोस्लावियन है और अमेरिका में डॉक्टर दीपक भाई पंड्या के साथ काम कर रही थी। दोनों ने शादी कर ली और दूसरे भाई बहन जो है, जय है बड़े भैया है, और दीना जो बड़ी बहन है, दीदी है उसकी, और ये सबसे छोटी हमारी सुनी यानी सुनीता। तो सुनीता का जन्म आप जानते हैं 1965 में हुआ है। 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो अब उसकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी जो है वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो वहीं पर सुनीता की प्राथमिक और हाई स्कूल की शिक्षा हुई है मैसाचुसेट्स। तो इसके बाद वहां उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। इसके बाद ये सुनीता यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मेरीलैंड, तो वहां से उसने फिजिक्स विषय लेकर बीएससी किया यानी स्नातक किया। स्नातक का अर्थ होता है बैचलर ऑफ साइंस। स्नातक बीएससी का अर्थ ये होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो भौतिक विज्ञान विषय याद रखना है हमें कि भविष्य की अंतरिक्ष परियां आप में से कोई बनना चाहे तो ये विषय महत्वपूर्ण है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, उसके बारे में अभी से उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह नींव है। अब 11वीं या 12वीं कक्षा में जो कुछ पढ़ने जाएंगे उसकी नींव यहाँ है 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में, खास करके 8वीं 9वीं कक्षा में उसकी नींव है। तो ये भौतिक विज्ञान से स्नातक हुई है यानी बीएससी किया है उसने। इसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट उसने किया है फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। 1995 में वह इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो उसकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वहीं पर उसने अनुस्नातक भी कर लिया, लेकिन इसके पहले काम किया है 1987 में नेवल अकादमी में। ये महत्वपूर्ण है, ये 1987 में, ईस्वी सन 1987 में ये नेवल अकादमी जो है जहां वह पढ़ी, तो नेवल अकादमी है, वहीं पर उसने काम बहुत अच्छा किया। ये नेवल अकादमी है। तो 1987 में उसने क्या किया, नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए वहां जुड़ गई। व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने हेतु उसके साथ जुड़ गई और वहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। वहां साहसपूर्ण कार्य करने थे, काफी श्रम करना पड़ता था। तो ये अनुभव उसने 1987 में इसके पहले ही प्राप्त कर लिया, अनुस्नातक होने से पहले, स्नातक होने से पहले। ये यहाँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक अनुस्नातक हुई। इससे पहले ये व्यावसायिक अनुभव उसने नेवल अकादमी या एकेडमी से प्राप्त कर लिया। अब उसके पास साहस था, श्रम से थकती नहीं थी। ये महत्वपूर्ण अनुभव उसने प्राप्त कर लिया था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइड
ऑफिसर का पद उसे मिल गया। ये अनुभव के कारण, ये साहस के कारण, ये श्रम के कारण उसको नेवी में ही एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद प्राप्त हो गया। वहीं पर नेवी में, अमेरिकन नेवी में एविएशन ट्रेनिंग में। अब देखिए, तो वहां हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर लिया हुआ, हेलीकॉप्टर चलाने का, हेलीकॉप्टर सिखाने का भी कार्य कर रही है। तो हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया और प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गया ट्रेनिंग देने के लिए। पहले शिक्षण प्राप्त कर लिया, अब ऑफिसर इंचार्ज बन गई है और सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए अब चयनित किया गया। इसके बाद उसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए उसे पसंद कर लिया गया। तो प्रशिक्षण पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया और पायलट बनने की सिद्धि को उसने प्रथम कदम वहां माना, वहां वो पायलट बनी। तो ये उसका पहला चरण, पहला कदम उसने माना। तब आगे बढ़ना है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब अंतरिक्ष पर जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी, उसने स्वप्न देखा था बचपन से ही। जब 6 साल की थी 1977 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्र की धरती पर पहला पैर रखते हुए उसने देखा कि मनुष्य चंद्र तक पहुंच चुका है। तब से उसने दिवा स्वप्न देखना शुरू कर दिया था कि मैं भी एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी। एक जोक्स याद आ गया, बता देता हूँ। किसी टीचर ने, शिक्षक ने प्रश्न किया कि चंद्र की धरती पर पहला कदम किसने रखा? तो विद्यार्थियों ने बताया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। बिल्कुल सही है। शिक्षक ने दूसरा प्रश्न किया तो दूसरा पैर किसने रखा? सोचने लगे विद्यार्थी, आप भी सोचना कि ये दूसरा पैर किसने रखा होगा चंद्र की धरती पर। तो यहां वह उसकी तीव्र जो इच्छा थी अंतरिक्ष में जाने की, जिसका उसने दिवा स्वप्न देखा था, इसलिए वह हिम्मत नहीं आ रही और नासा में जाने में वह सफल हुई। पहले निष्फल भी हुई थी, ये बता दूं आपको, पहले प्रयत्न में सफल नहीं हुई थी। तो नासा में जाने में वह सफल हुई और तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। आज भी नासा के लिए काम कर रही है। अब तो दूसरी बार जाने की तैयारी कर रही है। आज भी नासा के लिए काम करती है। तो 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में वह चयनित हुई थी। पहले प्रयास में निष्फल हुई थी, सफल नहीं हुई थी। दूसरे प्रयास में वह उसका चयन हुआ था, सिलेक्ट हुई थी। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक कई सारे हैं, पूरी दुनिया में तो हजारों हैं, और पायलट भी हैं, हजारों पायलट भी, प्लेन चलाने वाले, बॉम्बर प्लेन चलाने वाले बहुत सारे पायलट हैं। पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। अंतरिक्ष यात्री तो बहुत कम है। इस क्षेत्र में स्पर्धा बहुत कम है, लेकिन काफी परिश्रम, साहसपूर्ण ये काम। तो बचपन से उसका स्वप्न देखना चाहिए, उसे साकार करने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो बचपन से ऐसे खेल खेलती थी जो पुरुष भी नहीं खेलते हैं हमारे यहाँ भारत में। आर्चरी, धनुष विद्या, स्नोबोर्डिंग, घुड़दौड़। तो ऐसे खेल बचपन से ये खेल रही है, साहसपूर्ण कार्य। एक और बात बता दूं, उसे स्विमिंग करना काफी अच्छा लगता था। कई घंटों तक वह स्विमिंग करती थी और पानी के अंदर रहने का ये जो अनुभव है, भारहीनता की स्थिति, ये अनुभव उसे अंतरिक्ष में बहुत काम आया। क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में जो भारहीनता की स्थिति है, ऐसी स्थिति में रहना होता है। वहां हमारे दैनिक कार्य, खाना पीना, स्नान, ये सारे कार्य काफी मुश्किल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रहने का अनुभव भी बहुत संघर्ष किया, बहुत साहस
पूर्ण कार्य किए हैं उसने, इसलिए उसके लिए यह सब आसान हो गया है। सुनीता ने अपने खास मित्र, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दूं, अपने खास मित्र अपने और सहाध्यायी यानी अपने साथ साथ पढ़ने वाला, तो ये खास मित्र सहाध्यायी जिसका नाम है माइकल विलियम्स, ये माइकल विलियम्स से शादी। तो अब सुनीता पंड्या जो है सुनीता विलियम्स बन गई, जैसे ऐश्वर्या राय थी, अब ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, तो वैसे ये सुनीता विलियम्स कहलाती है। और सुनीता पंड्या में से सुनीता विलियम्स बन गई है। और ये माइकल विलियम्स जो है उसका पति, उसने भी सुनीता की सिद्धि में बहुत साथ दिया है, सहयोग दिया है। अब सुनीता को अंतरिक्ष में परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। अटलाइन कीजिए, उसे प्रेरणा तो प्राप्त हुई है कल्पना चावला से। तो प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली है। अब फ्लैशबैक में आते हैं, सकुशल वापिस आ गई है ये भारतीय मूल की ये दूसरी महिला। पहली तो कल्पना चावला थी जो सकुशल वापिस नहीं आ पाई थी, तो लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसके बाद वे अहमदाबाद आई है, तो अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, अंडरलाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात कही। उसने क्या कहा था कि भाई नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना ये तो बेहद सुखद अनुभव था। नासा में उसके साथ काम कर रही थी और कल्पना चावला उसकी सीनियर थी, तो बेहद सुखद अनुभव बताया उसके साथ काम करने का। तो इन दोनों की रुचि, हाँ ये सुनीता विलियम्स बताती है, हम दोनों की रुचि जो है काफी अलग थी। दोनों की रुचियां अलग अलग थी, क्योंकि कल्पना चावला है मूल तो कर्नाल हरियाणा से, और सुनीता अमेरिकन ही है। हाँ, उसके संस्कार भारतीय, एक ब्राह्मण परिवार से। तो दोनों की रुचियां जो है अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। लेकिन हम भारतीय थी, मेरा मूल भी भारत है, भले ही मैं अमेरिकन नागरिक हूं, फिर भी भारतीय होना हमें एक सूत्र में, एक पाला में पिरोता था। तो भारतीय संगीत से बेहद लगाव था दोनों को, सुनीता को भी और कल्पना चावला को भारतीय संगीत पसंद था, ये कॉमन बात थी। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। देखिए उसकी विनम्रता, देखिए वह सफल होकर आई है, फिर भी ये स्वीकार करती है, कल्पना भले ही सफल ना हुई हो, फिर भी वह स्वीकार करती है कि कल्पना चावला से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला था। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया था। ये अंडरलाइन कीजिए, कब उसे पसंद किया गया है, जून 1998। और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। देखिए ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग कितनी लंबी चली है उसके बारे में उसने शुरू किया है। अगस्त 1998 में प्रशिक्षण प्रारंभ किया है और कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए अब तैयार हो गई। कड़े प्रशिक्षण के बाद काफी मुश्किल होता है प्रशिक्षण, कोई बीच में से छोड़ देता है, नहीं टिकते, कोई बीमार हो जाता है। तो यहां कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और तैयार हो गई। अब सुनीता बताती है कि भाई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में, अंडरलाइन कीजिए, एक प्रश्न का उत्तर भी है। सुनीता ने बताया कि भाई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला स्पेस स्टेशन बनाया गया, हवा में तैरता हुआ, पूरी
दुनिया का, अंतरराष्ट्रीय। तो ये स्पेस स्टेशन पे जिंदगी आसान नहीं है, वहां रहना 6 महीने तक रहना, वहां की जिंदगी कोई आसान नहीं है। पृथ्वी पर रहना आसान है, वहां रहना काफी मुश्किल है। तो अंडरलाइन कीजिए, आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन होता है। सुबह से लेकर रात तक खाना पीना नहाना सब कुछ आ जाता है, काफी कुछ कठिन होता है और वहां से यहां लौटने में काफी मुश्किल होती है। ये कठिन काम। कल्पना चावला सफल तो हुई, लेकिन सफल होकर पृथ्वी पर लौट नहीं सकी। हवा में ही उसका यान अंतरिक्ष यान जल गया घर्षण के कारण। तो यहाँ लौटने में मुश्किल होती है और यहाँ आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि भारहीनता का अनुभव वहां होता है। तो यहाँ चलने फिरने में फिर दिक्कत होती है। हड्डियां हमारी वहां रहने से, अंतरिक्ष में रहने से कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में काफी समय लगता है, दिमाग तुरंत काम नहीं करता, काफी समय लगता है। तो यहां तक अंडरलाइन कीजिए, सुनीता ने ये सारी बातें बताई भविष्य की जो अंतरिक्ष परियां हैं उनके लिए कि काफी मुश्किल होता है, दिमाग तैयार होने में काफी समय लगता है। अब सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया था, कड़ी मेहनत की थी और वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान सुने थे। देखिए ये प्रशिक्षण में क्या क्या था। एक तो वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान लेक्चर सुनने पड़ते थे। भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री है, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके व्याख्यान दूसरे देशों के वैज्ञानिक के भी व्याख्यान सुनने पड़ते हैं। तो रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। रशिया गई, वहां जाकर उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखा, जाना और उनका जो यान था अंतरिक्ष यान, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण पे सहायता प्रदान की। एक अंडरलाइन कीजिए। और उसे स्विमिंग काफी पसंद था और गोताखोरी, डाइविंग कहते हैं, पानी के भीतर अंदर जाना, ऑक्सीजन लेकर कई घंटों तक पानी के नीचे रहना, ये जो अनुभव था, वहां भारहीनता का अनुभव होता था। ये यहाँ स्पेस वॉक प्रशिक्षण में उसे सहायता मिली है। स्पेस में चलना, नीचे धरती नहीं होती फिर भी चलना, आपको गिरने का डर लगता है, नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे कुछ है ही नहीं, फिर भी आप गिर नहीं जाओ क्योंकि वहां भारहीनता की स्थिति। तो स्पेस, ये जो यान स्पेस स्टेशन, वहां से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चलना, स्पेस वॉक करना, तो उसके लिए आसान हो गया। तो अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में भी जाना। अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, तो उसकी वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त की। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए अब पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अंतरिक्ष में जो आने वाले खतरे थे, इंजीनियर सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष यान को संभालती थी, रिपेयर भी कर लेती थी वह खुद। तो जो भी खतरा आता था उसका सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। और सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही है। अंडरलाइन कीजिए, 9 दिन तक ऑक्सीजन के साथ पानी के अंदर 9 दिन तक रही। सोचिए हम 1 घंटे तक नहीं रह पाते, हमारे पास ऐसा अनुभव नहीं है ऑक्सीजन के साथ। तो ये 9 दिन तक रही है, पानी के अंदर रही है और प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। ये भी अंडरलाइन कीजिए, ऐसा कड़ा प्रशिक्षण। पहले तो सिलेक्ट होना, चयनित होना, ये काफी मुश्किल काम है।
और इसके बाद ये 8 साल का कड़ा प्रशिक्षण, 8 साल तक तो ट्रेनिंग चली उसकी, अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। तो यहाँ 8 साल तक ये प्रशिक्षण लिया। अब डिस्कवरी अभियान, अमेरिका ने जो भेजा था स्पेस शटल अंतरिक्ष यान, तो डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा अमेरिका में, तो वहां के स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर वह गई। फ्लाइट इंजीनियर है वो। तो फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर ये डिस्कवरी मिशन या अभियान में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007, अंडरलाइन कीजिए, 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस, उस यान का नाम है अटलांटिस। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में वह शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। उसे अंडरलाइन करना कि 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान पे बैठकर सुनीता अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंची है। 10 दिसंबर 2007 को पहुंची है। अब 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, स्पेस वॉक किया। 17 दिसंबर, 10 दिसंबर पर पहुंची है, 17 दिसंबर निकली, चहलकदमी किए पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर। अंडरलाइन कीजिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर है। तो भ्रमण कक्षा में स्थित ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसकी गति, अंडरलाइन कीजिए, तो अंतरराष्ट्रीय ये अंतरिक्ष स्टेशन है, उसकी गति वह घूमता रहता है, भ्रमण कक्षा में पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। उसकी गति है 27,744 किलोमीटर। ये उसकी गति है प्रति घंटे, 27,744 किलोमीटर की गति से घूमता। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। देखिए, ये भी अंडरलाइन कीजिए, प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है, यानी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। ये तो हमारे भगवान गणपति या गणेश जी से भी ज्यादा है। उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी, लेकिन इतनी सारी तो नहीं की। हाँ, सॉरी, कार्तिकेय जी ने, गणेश जी ने तो नहीं की थी। गणेश जी ने तो माता पिता को प्रणाम कर लिया था, लेकिन कार्तिकेय जो है पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आए थे। तो इतनी सारी प्रदक्षिणा तो वे रोज नहीं करते थे। 15.7 चक्कर लगाना सुनीता ने किया। सुनीता विलियम्स ने कार्तिकेय से भी ज्यादा पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, क्योंकि रोज प्रतिदिन 15.7 चक्कर वह लगाती थी पृथ्वी का। अब 6 महीनों तक ये चक्कर लगाती रही। मानो कितने सारे चक्कर लगाए, पृथ्वी की प्रदक्षिणा उसने की। इसलिए तो उसे विश्व की बेटी कहा जाता है। रिकॉर्ड बनाया है उसने। तो अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, अंडरलाइन कीजिए। 2,967 चक्कर पृथ्वी के किसी ने नहीं लगाया आज तक। तो किसी ने एक तक नहीं लगाया, कहीं तो ऐसे है, एक चक्कर भी हमने नहीं लगाया। तो इन्होंने तो 2,967 चक्कर लगाया है पृथ्वी की। तो अपने अंतरिक्ष प्रवास में इतने चक्कर लगाए हैं। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे, अंडरलाइन कीजिए, 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया। ये जो प्रवास था अंतरिक्ष का अभियान, तो उसमें 29 घंटे 70 मिनट तक ये हवा में चली है, स्पेस वॉक किया है। तो अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी बन चुकी है। ये जो मैराथन
हुई थी, तो उसमें उसने 4 घंटे 24 मिनट में ये मैराथन जीत ली थी। मैराथन हुई थी पृथ्वी पर और वह वहां दौड़ी थी, तो 4 घंटे 24 मिनट में ये मैराथन उसने जीती थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली, देखिए ये रिकॉर्ड अंतरिक्ष में बन सकता है, पृथ्वी पर नहीं बन सकता, क्योंकि वहां हमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह नहीं लगता, हम आसानी से दौड़ सकते हैं। तो वहां 42 किलोमीटर उसने अंतर काटा है 4.5 घंटे में। तो ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो सुनीता ने अंतरिक्ष में अंडरलाइन कीजिए 188 दिन बिताए, कुल मिलाकर 188 दिन 4 घंटे। उसके रिकॉर्ड को भी उसने तोड़ दिया। 188 दिन का रिकॉर्ड तो ये शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड था, वह उसने तोड़ दिया। तो सुनीता विलियम्स उसका 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने का ये जो अनुभव है, तो ये अनुभव ये क्या कहता है कि वहां व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक। अंतरिक्ष में आप रहते हैं तो रोज व्यायाम करना पड़ेगा, ताकि आपकी मांसपेशियां जो है, हड्डियां है, उसकी शक्ति बनाई जा सके, नहीं तो वे शक्तिहीन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, शरीर का लचीलापन ये बनाए रखा जाए, इसलिए व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि साइकिल चलाना, वहां अंतरिक्ष में साइकिल चलाना, वहां दौड़ना, वहां हवा में तैरना, यहाँ पानी में तैरते वैसे वहां हवा में तैर सकते हैं आप, तो हवा में तैरना, ये सारे व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, काफी तकलीफ होती है, कौन से संकट आते हैं अंतरिक्ष यात्रा में। एक तो सोना मुश्किल है, बेल्ट लगाना पड़ता है सोते समय, बैठते समय, तो सोना तो मुश्किल है। और रोज ये डिब्बाबंद भोजन करना पड़ता है, पृथ्वी से लेकर आए डिब्बाबंद भोजन पैक करा। तो 6 महीने तक वह रही, तो वो तो पृथ्वी से खाना नहीं आता था और वे वहां बनाती भी नहीं थी, तो ये डिब्बाबंद भोजन लेना पड़ता था। भारहीनता की स्थिति होती है वहां, शरीर के लचीलापन है उस तीव्र गति से खत्म होना, ये भी एक समस्या है। शरीर का लचीलापन है, तीव्र गति से खत्म होता रहता है। यदि व्यायाम नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, मांसपेशियां और हड्डियां उसकी तेज क्षति, ये समस्या थी वहां। तो ये सारी समस्याएं थी, अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन सी वहां समस्याएं थी। उसका अनुभव ये कहता है कि व्यायाम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो वहां सोना भी मुश्किल है। हमारे दैनिक कार्य जो भी है, सभी कार्य काफी मुश्किल होता है। लेकिन सुनीता ने तो ट्रेनिंग ली थी, 8 साल तक पृथ्वी पर ट्रेनिंग ली थी, 9 दिन तक पानी के अंदर रही थी, भारहीनता की स्थिति का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए ये मुश्किलें आसान थी, मुश्किलें तो थी, लेकिन उसके लिए आसान थी। तो सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे वैसे ही नहीं गई थी घूमने के लिए, वहां रहकर, स्पेस सेंटर में रहकर महत्वपूर्ण कार्य करने थे। तो कौन से कार्य किए, अंडरलाइन कीजिए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का वहां से निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कई विषयों पर वहां स्पेस सेंटर में काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। वहां ब्लड सैंपल भी लिए अंतरिक्ष यात्रियों के, और यहां आकर ये न्यूट्रिशन जो है, जो उसके संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक न्यूट्रिशन है, उनको ये सैंपल पहुंचाया।
सुनीता ने कहा यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है, अंडरलाइन कीजिए, सुनीता को स्पेस सेंटर में या अंतरिक्ष में सबसे बड़ी बात कौन सी लगी? तो ये कहती है कि भाई हमारी पृथ्वी कितनी शानदार यहाँ से लगती है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी शानदार लगती है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है। नए नजरिए से, नए एंगल से आप देखते हैं। पृथ्वी से बाहर जाकर पृथ्वी को देखना कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, वहां से तो ये दृष्टि प्राप्त होती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सुंदर ग्रह, बाकी कितने सारे ग्रह हैं लेकिन ये सबसे सुंदर है, शानदार, तो उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाए, ये अंतर्दृष्टि वहां से प्राप्त होती है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह, पूरे पृथ्वीवासी एक होकर मिलजुल कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना वहां साकार होती है। वहां भेदभाव नहीं होता कि ये रशियन है, ये जापानीज है, ये अमेरिकन है। यहाँ तो मिलजुल कर काम करने की बहुत ही अच्छी जगह है अंतरिक्ष। वहां भेदभाव मिट जाता है कि भारतीय है, गुजराती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसे सारे भेदभाव मिट जाते हैं वहां। तो ऐसी ये जगह भेदभाव मिटाती है। और यहां अगर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, भेदभाव क्यों है हमारे बीच, हम क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहां आकर देखें तो ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त होती है कि ये पृथ्वी एक, हम पृथ्वीवासी हैं, ऐसा अनुभव होता है। वहां ये भेदभाव नहीं होता कि ये भारतीय है, ये अमेरिकन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमीर है, गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, ऐसे कोई भेदभाव वहां नहीं। तो ऐसी ये जगह है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा था, भारत पर से अंतरिक्ष यान ये गुजरा, तब दिल्ली में जो ये सेंटर है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में वहां से पूछा गया एक प्रश्न, उसका उत्तर देते हुए सुनीता ने कहा था कि भाई यहां से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता। शायद हमारी प्रधानमंत्री जो थी या हमारे कोई प्रधानमंत्री थे शायद, उन्होंने शायद ये प्रश्न पूछा था कि वहां से भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा था कि यहां से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। वहां से तो पूरी पृथ्वी एक ही दिखती है। वहां से सिर्फ दिखता है हमारा ये सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके दिखते हैं, सुंदर पहाड़ दिखते हैं और आसमान रंग के सुंदर सुंदर महासागर दिखते हैं, उसमें हरे मैदान दिखते हैं और अनेक रंगों में की जमीन दिखाई दे रही है। जमीन का रंग अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, तो अनेक रंगों की जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था, कलरफुल पृथ्वी लगती है। दूसरे ग्रह इतने सुंदर नहीं है जितनी पृथ्वी सुंदर है। तो यहां से देश अलग अलग नहीं दिखाई देते। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अंडरलाइन कीजिए, 19 जून 2007 को वह रवाना हुआ और पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए अब प्रार्थना करने लगा, क्योंकि इससे पहले कल्पना चावला समेत कई अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, सकुशल वापिस नहीं आ पाए। तो अब प्रार्थना कर रहा था, कौन? पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा था उसके लिए, पूरे विश्व की ये जो बेटी है। तो 194 दिन 18 घंटे, अंडरलाइन कीजिए, ये
ल्यूसी शेनॉन का जो रिकॉर्ड था 188 दिन 4 घंटे का, उसे तोड़ दिया। कितने दिन? 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट वह अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी हुई है। ये याद निकला है 19 जून को और पहुंचा है 22 जून 2007। तब सुनीता की वापसी हुई, रिकॉर्ड बनाकर वापसी हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक ये कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर तो गौरव से ऊंचा हो गया। खास करके गुजराती एक गौरव लेने लगते हैं कि ये गुजराती है, भले ही उसका जन्म गुजरात में ना हुआ हो, हम गौरव लेते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। अच्छी बात है, गौरव लेना चाहिए, उसे धन्यवाद भी देना चाहिए, अभिनंदन देना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम तालियां बजाते रह जाएंगे, ये ठीक नहीं। हमारे लिए भी तालियां बजे, ऐसा कुछ करना चाहिए। हम तालियां बजाने वाले नहीं, हमारे लिए भी बजनी चाहिए। जो हम दूसरों के लिए बजाते हैं तो हमारे लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ऐसा कुछ कार्य हमें भी करना चाहिए। तो ये गौरव लिया भारतवासियों ने, गुजरात वासियों ने, गौरव से उसका सर ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। ये प्रेरणा मिलती इस मिशन से कि स्त्रियों, आज स्त्री पुरुष समानता की बात ही नहीं है। समानता की बात छोड़ो, आज स्त्रियां पुरुषों से आगे निकल चुकी है। तो ऐसे सर्वोच्च स्थान पर बिठाना, सम्मानपूर्ण स्थान उसे देना, तो नारियों के जीवन में बचपन से ही, जैसे सुनीता ने किया, ये कार्य होना चाहिए। एक साहसपूर्ण कार्य, खेलों में भाग लेना, साहसपूर्ण खेलों में भाग लेना, साहसपूर्ण खेल खेलने, और बचपन से ही उसे महत्वाकांक्षी बनाना होगा। कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होनी चाहिए स्त्रियों की, बच्चियों की, और होती है। बचपन से ही वे तय कर लेती है कि हमें क्या बनना है, और उसके स्वप्न को साकार करने के लिए पूरे समाज परिवार को योगदान देना चाहिए। तभी ये नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। तो ये प्रेरणा मिलती है इस लेसन से। अब देखिए हमें क्या करना है। फेयर बुक बनानी है, मैंने एक बार बताया था, फिर से बता दूं। फेयर बुक फुल स्केप लेनी है, 100 या 150 पेज वाली। उसमें 3 विभाग करने हैं। 3 पेज तक का पहला जो विभाग है वो प्रश्नोत्तर के लिए, काव्य और पाठ के प्रश्नोत्तर वहां लिखने हैं। दूसरा जो 3 पेज के बाद वाला भाग है उसके 2 पार्ट करने, 2 भाग करने। तो एक भाग है व्याकरण के लिए, दूसरा जो भाग है वह लेखन के लिए। तो मान लीजिए 100 पेज है आपके पास, 100 पेज का फुल स्केप, तो 50 पेज तो प्रश्नोत्तर, काव्य और पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए रहेंगे। बाकी 50 पेज है उसके 2 भाग। पहला भाग है व्याकरण विभाग, उसमें व्याकरण के चैप्टर लिखने हैं, और दूसरा भाग जो है लेखन, जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये विभाग वहां। तो ये मैं बताता जाऊंगा। ये व्याकरण विभाग में लिखना है, ये लेखन विभाग में लिखना है, ये प्रश्नोत्तर है। तो ये लेसन यहाँ समाप्त हो गया। अब इसके लिए होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्नोत्तर दिए गए, खास करके अभ्यास और स्वाध्याय, मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आपको ये लेसन, इसके पहले लेक्चर में बताया था, फिर बुक में आपको शब्दार्थ लिखने। मैं जब लिखता हूं एक भी, ये एक भी का मतलब ये होता है फेर बुक। तो ये फेर बुक पे लिखना है, फेसबुक पे नहीं। क्लियर? तो वहां पहले शब्दार्थ लिखना था। इसके बाद आपको अभ्यास का प्रश्न 1, ये होमवर्क है आपका, देखिए ये होमवर्क। तो
तो अभ्यास जो लिखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न पहले। तो अभ्यास का ये पहला प्रश्न है, उसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके बाद स्वाध्याय देखिए, तो स्वाध्याय में भी 5 प्रश्न है। स्वाध्याय इसका प्रश्न पहला, तो उसमें 5 प्रश्न है, तो ये 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये सारा कार्य आपको फेसबुक में करना है। क्लियर? ये फेसबुक में करना है। होमवर्क मीन्स पेज में लिखकर ही करना ऐसा नहीं है, ये फेसबुक में है, ये आपको व्हाट्सएप पर भेजने की जरूरत नहीं। ये जो होमवर्क है, 2 प्रश्न आप करते हैं, फेसबुक में करेंगे, इसलिए यहाँ तस्वीर निकाल कर भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको क्लियरली बताया गया है कि होमवर्क आपको किसे भेजना है, कौन चेक करते हैं तो उसी को ही भेजना है। होमवर्क आप करते हैं पेजिस में, तब तो पेज में जब आप फोटो निकाल कर, तस्वीर निकाल कर भेजते हैं, तो होमवर्क के सबसे ऊपर आपका नाम ये होना चाहिए, सबसे ऊपर आपका नाम। नहीं तो कैसे पता चलेगा ये किसका होमवर्क है? कक्षा, वर्ग और उपस्थिति क्रमांक, यानी आपका रोल नंबर ये होना चाहिए, उपस्थिति क्रमांक। इतना अवश्य लिखना चाहिए, ये होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम जो भी है XYZ, कक्षा तो पता है, यहाँ ABC जो भी है, और आपका नंबर, रोल नंबर, ये रोल नंबर है, उपस्थिति क्रमांक यानी रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वह लिखना चाहिए। तो इतना सबसे पहले ऊपर लिख लेना चाहिए, इसके बाद नीचे होमवर्क करें। हर एक होमवर्क यहाँ जो भेजते हैं उसमें इतना अवश्य होना चाहिए। क्लियर? तो ये लेसन यहाँ समाप्त हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक अगले कोई टॉपिक के लिए, अगले लेसन के लिए। नमस्कार।